नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज काम की बात में हम बात करेंगे ईपीएफओ को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। खास करके सरकार का कहना है कि ईपीएफओ 3.0 जो आया है इसमें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। मसलन पैसा निकालना आसान होगा, क्लेम सेटलमेंट में आसानी होगी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको हम परत दर परत समझेंगे एक्सपर्ट के जरिए। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि हैं अश्विनी राणा जी। सर, टीवी 9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर। तो आज जो सर ईपीएफओ पे बात करने वाले हैं, इसमें सर जो सरकार कह रही है कि ईपीएफओ 3.0 में उन्होंने आम जनता को, मतलब नौकरी पेशा लोगों को कई सारे फायदे गिनाए हैं। तो सर उस पर जरा एक बार आप समझाएंगे कि क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इसमें। देखिए, क्या है कि पूरा देश ही जो डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है, जी तो कोई भी संगठन उससे पीछे नहीं है। तो उसी में ईपीएफओ ने भी अपना डिजिटलाइजेशन अपने आप को ज्यादा किया। जी जो सारी चीजें मैनुअल होती थी उनको उन्होंने डिजिटलाइज ऑनलाइन सारा कर जी दिया है। जी। तो सरकार ने भी कहा है कि भाई लगभग 70 लाख पेंशनर्स हैं हम्म ईपीएफओ के, हम्म, उनको बिना रुकावट जो है उनके खाते में पैसे चले जाते हैं, हर महीने जी चले जाते हैं। जी। कोई रुकावट नहीं होती, ये नहीं होता कि एक महीने वो हम्म नहीं गए हैं। और उस सिस्टम में 3.0 में जो किया जी है कि ऑटो मोड है, यानी जब हम्म, आप क्लेम रिटायर हो गए, जी आपने 5 लाख रुपए तक का जो क्लेम है जी वो ऑटो सैंक्शन होगा। यानी जी उसके बीच में कोई लोगों का या जो वहां के बाबू हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी वो अपने आप जो है जनरेट होगा और अपने आप उसका जो है पेमेंट भी हो जाएगा। जी जहां पहले 20 दिन लगते थे काम में, वो उनका कहना है कि 5 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा। तो यानी तेजी आई है जी और पारदर्शिता बढ़ी है। मतलब जी। आप जब कोई अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, तो हम्म आपको ये भी पता लगता है कि मेरा क्लेम है वो कहाँ पड़ा है, क्यों पड़ा है। कोई अगर उसमें मुद्दा है तो पहले जब ऑफिस में जाकर लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, जी अब वो घर में बैठे अपने उस सिस्टम में वो देख सकते हैं भाई उसमें क्या जी। है। हालांकि ये पिछले साल इन्होंने इसको शुरुआत कर दी थी हम्म और उसके बाद से लगभग 3.5 करोड़ जो है क्लेम उन्होंने सेटल कर दिए हैं। जी। और उन जो टोटल क्लेम उन्होंने सेटल किए हैं, हम्म और उसमें लगभग 71% से ज्यादा क्लेम जो ऑटो सेटल हुए हैं। यानी जी मतलब उसके अंदर कोई भी हम्म मैनुअल हस्तक्षेप नहीं था। जी 51,620 करोड़ का जो क्लेम अमाउंट है वो इन्होंने हम्म सेटल किया। जी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ईपीएफओ की, हम्म कि जहां उनके 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं, हर महीने 8 से 10 लाख ऐड हो जाते हैं। जी तो इतने बड़े लोगों को एक बिना किसी बाधा के कोई सर्विस देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी ईपीएफओ की। जी। सर, आपने जैसा कि कहा कि डिजिटल पे सब कुछ फोकस हो रहा है और सरकार भी डिजिटल पे पूरी तरह से फोकस कर रही है। खास करके ईपीएफओ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है डिजिटल आने के बाद। जैसा कि क्लेम सेटलमेंट को ही देखें तो पहले इसमें कम से कम 20 दिन या 15 दिन का समय लगता था। अब सरकार का दावा है कि डिजिटल होने से केवल 3 दिन में क्लेम का सेटलमेंट हो जाता है। मतलब आज आपने बीच में कोई इमरजेंसी आपको पड़ी पैसे निकालने के लिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, अब केवल 3 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये तो सच में बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें और जागरूक करने की बात है? क्योंकि बार बार जो है अभी भी, मतलब मैं छोटे शहरों और गांवों की बात कर रहा हूं, वहां भी बाबुओं के चक्कर लगाने अभी तक कम नहीं हुए हैं। क्योंकि वहां के लोगों को डिजिटल जागरूकता सरकार कर तो रही है, डिजिटल में सब कुछ बढ़ा रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक कैंपेन चलाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जो छोटे शहरों और गाँव के लोग हैं जिनको मतलब टेक्नोलॉजी नहीं पता है, डिजिटल नहीं पता है, वो कैसे अपना काम कर पाए। जी सर। देखिए, इसमें दो तरह से उनको जो है एजुकेट किया जा सकता है। एक तो वो है जो आप कर रहे हैं, जी आपके इस चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं। तो जी उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों को जागरूक करते जी हैं। दूसरा है जो जहां जहां इम्प्लाइज काम करते हैं वहां पर जो ट्रेड यूनियंस हैं। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो ऑफिस का जो स्टाफ है, ऑफिस जी नहीं है तो जो उनके कुलीग्स हैं, यानी वो छोटी छोटी जगह पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे वो यूनियंस के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, कुलीग्स हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है डिजिटलाइजेशन के बारे में। जी उनको बताने की जरूरत है कि भाई अब आपको जो है ये इसके दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे अपने फोन से अपना लॉगिन कीजिए,
अपना जो आपका यूनिफाइड नंबर है वो डालिए, और जो आप करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जी तो ये जागरूकता दो तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। जी जी सर, इसके साथ साथ जो देखा गया है कि एक ईपीएफओ ने और बड़ा कदम उठाया है इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए, क्योंकि जो मान लीजिए भारत के लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपनी भारत की है लेकिन उनका जो खाता था वो इंटरनेशनल में होता था, सैलरी वही मिलती थी। उसके लिए ईपीएफओ ने क्या कदम उठाया है कि विदेशी खातों में आपका पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप विड्रॉल करते हैं तो। पहले क्या होता था, इंडियन गवर्नमेंट से या इंडिया में ईपीएफओ में मंजूरी लेनी पड़ती थी, उसके बाद वो खाता ट्रांसफर होता था जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता था। तो अब ईपीएफओ ने इसके लिए क्या नियम कर दिया है कि आसानी से आपका जो विदेशी खाता है जिसमें आपका सैलरी अकाउंट आ रहा है उसी में सीधा सीधा वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर इस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर कदम जो है ईपीएफओ का, जो जी कर्मचारियों को इजी तरीके से जी उनको जो है उन्हीं का पैसा, कारण क्या है कि ईपीएफओ जो पैसा मैनेज कर रहा, फंड जी मैनेज कर रहा है, वो पैसा सरकार का नहीं है, जी ना बिल्कुल। एम्प्लॉयर का है। वो पैसा, उसका अधिकार जो है वो एम्प्लॉय का ही है, एम्प्लॉय का ही पैसा है। जो ईपीएफओ है वो उसका केयर टेकर है, यानी वो जी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके पैसे को, उसको हम्म, जो है वो संचालित कर रहा है। तो जी उसमें उसका ये भूमिका जो है कर्मचारियों को सुविधा देने की, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। जी और मुझे लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में और इसके प्रयास करती जाएगी। जी दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक एजुकेट करने वाली बात भी जो है, जिन जी लोगों ने अभी तक मान लो ये ईपीएफओ का अपना ऐप या कोई डाउनलोड नहीं किया, जी तो जब ईपीएफओ के पास डाटा सारे एम्प्लॉइज का है, उनके केवाईसी है, उनका जी मोबाइल नंबर है, तो जी मुझे लगता है कि उस मोबाइल पर ही जो है ईपीएफओ को उनको जो है कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहना चाहिए, और दूसरा उनको एजुकेट करता रहना चाहिए कि ये आप ऐप डाउन कर लीजिए जी और इसके माध्यम से आप अपना सारा जो भी काम है वो कर सकते हैं। जी और वो जो है वो भी एक अच्छा कदम होगा कि ईपीएफओ अपने सारे रजिस्टर्ड मेंबर जो है, उनके जो भी मोबाइल नंबर हैं, उसके ऊपर इस तरह का जो है वो डाटा शेयर करेंगे। जी सर, इसमें एक और नई चीज़ सामने आई है सर, जो कि है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। पहले क्या होता था, ट्रांसफ़र कराने, मान लीजिए मैं अमूमन कंपनी में, किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी और अपना पैसा ट्रांसफ़र कराता था, तो मुझे पुराने एम्प्लॉय की भी परमिशन लेनी पड़ती थी और नया एम्प्लॉय कहता था कि पुराने एम्प्लॉय से साइन करवा लाओ तब आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, और उसके लिए केवाईसी होना जरूरी होता था। लेकिन अब क्या कहा गया है सरकार की तरफ से कि अब आपको ना पुराने नियोक्ता से कोई मंजूरी लेनी है, ना नया नियोक्ता आपको कहेगा कि आप पुराने के पास जाइए, और ई केवाईसी जो है आपका डिजिटल हो जाएगा। तो ई केवाईसी आपका केवल होते ही खाते में पैसा ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा, वन टाइम ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल क्या है कि देखिए ई केवाईसी हो गया तो जी आपका जो डाटा है वो एक बार डिजिटलाइज हो गया। जी तो जब आप एक ऑफिस छोड़कर दूसरे ऑफिस जाते हैं, और जी दूसरे ऑफिस से जब आपकी सैलरी जो आपको मिलती है और जी उसमें से आपका पीएफ का डिडक्शन होता है, तो जी जो आपका यूनिफाइड नंबर है, जी वो नंबर जब पीएफओ के ऑफिस में जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जी यानी उस अकाउंट में सीधा पैसा वो पहले एक कंपनी से जा रहा था, अब जी दूसरी कंपनी से जा रहा है। तो वो एक ऑटोमेटिकली, जैसे कहना चाहिए, डिजिटल होने के कारण वो जी सुविधा भी जो है वो शुरू हो गई है। और ये एक बहुत अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक के बाद एक जो जी भी प्रयास ईपीएफओ कर रहा है वो निश्चित रूप से कर्मचारियों के हितों के लिए है। जी सर, जहाँ तक मैं विदेशी पैसे की बात कर रहा था, विदेश में काम करने वालों की, भारतीयों की, तो उसमें एक और नियम जोड़ा गया है कि पहले आपको फॉर्म 15C और फॉर्म 15CB ये दोनों देना जरूरी होता था, जो कि फॉर्म 15C जो होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से मुहैया कराया जाता है अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है तो सरकार ने इसको भी खत्म करने की कवायद शुरू की है, जिससे क्या होगा कि एक तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसको समझाना पड़ेगा, ना फीस देना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि अगर ये दोनों फॉर्म नहीं भी होता है और आपका केवाईसी पूरा है तो ये ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वही देखिए, ईवाईसी, ई केवाईसी, ये जी चाहे पीएफ में हो रहा है या बैंकों में हो रहा है, जी और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपने जो मन की बात में उसके ऊपर
लोगों से जी कहा है कि भाई आप इसको करवाते रहिए, यानी ये जो है, ताकि आपका जो लेटेस्ट जानकारी है वो चाहे बैंक के पास हो, ईपीएफओ के पास हो, एम्प्लॉयर के पास हो, वो पहुंचती रहती है, तो आप अपडेट रहते हैं, यानी आपका जी डाटा जो है वो अपडेट रहता है, और आपका डाटा यानी आपका पूरा जो हिस्ट्री है वो जी उस के वाईसी में ही है। तो जी ई केवाईसी हो रही है, तो वो और आगे एक कदम है कि जी वो डिजिटलाइज हो गई है। तो जी पहले जहाँ फिजिकल होती थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो गई है। और जी बैंकों ने भी इसी प्रकार से सी केवाईसी भी शुरू कर जी दिया है, यानी वो पूरा जो केवाईसी है वो सेंट्रलाइज एक पोर्टल पर रहेगी, आपकी एक आईडी बन जाएगी। आप जी कहीं पर भी जाते हैं, उस आईडी को देखकर आप जो है जहां जहां आपकी केवाईसी की जरूरत है, आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जी सर, ये तो हुई कि सरकार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर रही है ताकि जो सैलरी पेशा है उसको दिक्कत ना आए, और एम्प्लॉयर को भी बहुत सारे झंझट होते थे पहले, तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ इकोनॉमी को फ़ायदा तो मिलेगा ही। अब सर इसमें चलते हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट कहा गया है कि सरकार ने कहा कि 71.37% जो क्लेम है वो मैनुअल नहीं बल्कि अपने आप सेटल हुआ है, मतलब जो मैनुअल पहले होता था। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है सर। इसका मतलब ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और डिजिटल को अपना रहे हैं, क्योंकि पहले आपको याद हो, मतलब आप लोगों के ज़माने की बात कर रहा हूँ या उसके बाद भी, मतलब हम लोगों से आज से 10 साल पीछे जाएं तो मुझे याद है कि पीएफ ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी और वहाँ लोग जाके मतलब घंटों इंतजार करना पड़ता था। और कई बार तो सरकारी दफ्तर में इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, मुझे याद है एक मेरे ताऊ जी थे, उनका मैं पीएफ निकलवाने गया था तो मुझे कम से कम 15 दिन चक्कर काटने पड़े थे, तब जाकर उनका पैसा निकल पाया था। तो ये जो अमाउंट आंकड़ा सरकार ने बताया है 71% का, तो सर ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्या है, 71% मतलब 100 अगर जी क्लेम सेटल किए हैं उन्होंने, या 100 लोगों को पैसा दिया है, चाहे उन्होंने उसको एडवांस लिया, लोन लिया, या कोई भी क्लेम जो है, उसमें से 71% जो काम है ऑटोमेटेड हुआ है, यानी जी सिस्टम ने वो जनरेट किया है, और सिस्टम ने ही उसको डिलीवर किया है, और जो है सैंक्शन भी किया है, और डिलीवर भी किया है, और आपके खाते में भी भेजा है। तो जी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भी इसके कारण से कर्मचारियों का जो जी रोल है वो खत्म होता है, कि भाई जी इतने लोग वहां पर ईपीएफ ऑफिस में नहीं जुड़ते होंगे। लेकिन ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जी इसके अंदर इससे जो एक पारदर्शिता के साथ साथ जो फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, यानी फास्ट डिलीवरी हुई, जी डिस्पोजल हुआ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके कारण से कि भाई उनका वर्कलोड भी कम हो गया। जी हालांकि वहां पर अभी भी मैनुअल बहुत सारे काम जी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ये जो ऑटो वाला काम कर दिया, ये एक निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि जी ऑटो सैंक्शन होगी, ऑटो जो है वो पेमेंट हो जाएगी उसकी, तो लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी सर। जी सर, चूंकि आप बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बैंकिंग का आपने लंबा इतिहास भी देखा है, तो थोड़ा सर पूछूंगा कि बैंक में जो है, मान लीजिए तो ईपीएफओ की बात हुई, बैंकिंग में भी कितने बदलाव आपने देखे हैं जिससे आम जनता को फायदा मिला है? थोड़ा सा मैं बैंकों पे चलता हूं सर। जी नहीं, बैंकों में जैसे आपने कहा कि पहले पीएफ ऑफिस में भीड़ रहती थी, जी वैसे ही बैंकों में भी बहुत भीड़ रहती थी। जी यानी छोटा सा भी काम करवाना है, पैसे जमा करवाने हैं, निकालने हैं, जी कहीं ट्रांसफर कराने हैं, अब वो बैंकों में आपको बैंक में हर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन कुछ व्यक्ति अभी भी जाना चाहते हैं कि बैंक में जाकर फिजिकली हम करें, लेकिन आप अपने घर में बैठे बैंक के ऐप से, हर जी बैंक का उस ऐप के अंदर इतनी सुविधाएं हैं। आपने जी अपने बच्चे की फीस अगर देनी है, तो जी जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में जिस बैंक का खाता है, तो जी उनका वो टाई अप है। तो आप घर में बैठे ही उस ऐप के द्वारा अपने बच्चे की फीस जो है दे सकते हैं। जी पहले फीस देने के लिए कई बार लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी कि मैं जी स्कूल में जाऊंगा, फीस जमा करूंगा। फिर आप कोई भी फीस या आप कोई भी काम, पैसे का लेन देन जो है, आपको जाना पड़ता था। अब वो सुविधा आपको घर में बैठे हो गई है। सिर्फ आपको कैश विड्रॉ करना है, तो जी आपको बैंक जाना है या एटीएम जाना है। नहीं जी तो आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे डालने हैं, आप घर बैठे 24 आवर्स कर सकते हैं। आपने जी एफडी बनानी है, आप अपने मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से एफडी बना सकते हैं।
आपको रात को लगा कि पैसे अब जो है एफडी की मेरे को जरूरत है, घर में बैठे ही आप एफडी को तोड़िए, आपके खाते में पैसे आ गए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यानी इतनी सुविधाएं बैंकिंग में भी इस टेक्नोलॉजी के कारण से आ गई हैं जी कि लोगों को बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। थोड़ा सा चलते हैं सर, अब बैंकों को जो पब्लिक की जेब कैसी काटी जाती है। कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें मैं ईपीएफओ और बैंक को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ईपीएफओ भी लगातार ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, बैंक तो पहले से है ही। लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ जिसमें कहा गया कि केवल पेनल्टी के नाम पर देश के एक बहुत बड़े बैंक, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने 307 करोड़ रुपये कमाए हैं केवल पेनल्टी चार्जेज। वो भी किस मद में? मान लीजिए मेरा एक से ज़्यादा बैंक में खाता है और मैंने उसको छोड़ दिया, मैं भूल गया क्योंकि मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया और दूसरा खाता खुल गया, तो उस पे मैसेज आए, उसको इग्नोर करता गया आदमी। तो इस तरह के मद से उस बैंक ने 307 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है? नहीं, वो है। अभी अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर बैंकों ने मिनिमम बैलेंस वाला अपना क्राइटेरिया खत्म कर दिया जी और एसएमएस भेजने का जो पहले खर्च लेते थे, वो पर एसएमएस खर्च लेते थे, जी उसको भी कम कर दिया। और उसमें भी उन्होंने बदलाव किया है कि भाई अगर इतने रुपए से कम की ट्रांजैक्शन है तो उसका एसएमएस अलर्ट आपको नहीं आएगा। जी तो आस्ता आस्ता बैंक उसको कर रहे हैं, लेकिन जो बैंकों ने पहले से कर दिया है या कर रहे थे, उसके ऊपर भी रिजर्व बैंक ने जो है नजर रखी है जी और बैंकों को कहा जाता है कि आप इस प्रकार का नहीं करेंगे। अगर अभी आप देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जी एक नया अकाउंट, कंपोजिट अकाउंट सैलरी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर मिनिमम बैलेंस का झगड़ा नहीं है, जी कोई भी झगड़ा नहीं है, दुनिया भर के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको दे रहे हैं। यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो बेसिक अकाउंट है किसी का भी, उसके अंदर मिनिमम बैलेंस का भी झगड़ा नहीं है और कोई और चार्जेस वगैरह का कोई झगड़ा नहीं है। जी चार्जेस का मुद्दा वहीं आता है कि जहां आपने कोई स्पेशल सेविंग अकाउंट लिया हुआ है जिसमें आपको बैंक एडिशनल कुछ बेनिफिट देता है, इंश्योरेंस की देता है, या लॉन्च की एयरपोर्ट पर देता है, या और भी कई बेनिफिट देता है। तो वहां पर आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जी तो वो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं करते तो वो चार्जेस हो सकते हैं। और कई बार मिनिमम बैलेंस पहले ये होता था कि नहीं है, तो उसके ऊपर चार्जेस लगाकर आपका जो खाता है, जैसे आपने बताया कि वो ऑपरेटिव नहीं है, तो वो उसमें से पैसे निकल जाते थे। लेकिन उसमें भी काफी जो है बदलाव हुए हैं। जी सर, तो इसमें हमें खुद भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए बैंक कहती भी है कि इनऑपरेटिव खाते मत रखो, सरकार कैंप लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के पैसे दे रही है। अभी सरकार ने कुछ पहले ही कुछ कैंप लगाया था जिसमें कई हज़ार करोड़ मतलब लोगों को ढूंढ ढूंढ के दिए गए। तो इसमें पब्लिक की भी गलती है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा खाते हैं जो इनएक्टिव हैं तो उसको आप ख़त्म करो ना, क्योंकि बैंक तो आपको मैसेज भेजता ही है। तो सर थोड़ा सा आप चलते हैं, बैंक और ईपीएफ की बात हम कर ही रहे हैं, जो हर जगह देखा जा रहा है। ईपीएफओ के नाम पे भी आजकल दबा के डिजिटल फ्रॉड मार्केट में है, नए नए तरीके आ रहे हैं। उसी तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी कई फ्रॉड आ रहे हैं। आज ही सुबह मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पे एक बुजुर्ग को, नोएडा के ही एक बुजुर्ग को 3 करोड़ रुपए ऐट लिए गए सुबह सुबह, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ईपीएफओ के नाम से फ़ोन करके दिखा के। तो सर इस पर आप एज एन एक्सपर्ट पब्लिक को क्या कहेंगे कि कैसे आप रोक सकते हैं ये? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी मैसेज आता है, अभी पीछे एक मैसेज चल रहा था पेंशनर्स के लिए या रिटायर्स के लिए, जी बैंक का कि पेंशनर्स के लिए कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, रिटायर्स के लिए क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मैसेज जो है पर्टिकुलर बैंक के लोगो और बैंक की आईडी के साथ नहीं है, तो उसको आप ना क्लिक करिए, ना अप्लाई करिए। दूसरा, जहां तक डिजिटल अरेस्ट का बात है, ये उन लोगों को टारगेट किया जाता है कि जो सीनियर सिटीजन है, किसी से बात नहीं करेंगे, अलग से रहते हैं, तो उनके पास भी अगर कोई फोन आता है, चाहे उसको ऑडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, और उनको कुछ भी इस प्रकार का कहा जाता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, या मैं ईडी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, या मैं टेलीकॉम के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका नंबर मिस यूज हुआ है, आपके पास जो पार्सल आया है उसमें कोई ड्रग्स है, किसी भी बात को आपको सुनना नहीं है। जी कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी ईडी, कोई भी
कोई एजेंसी जो है सरकार की वो इस प्रकार के फोन करके नहीं कहती, और ना ही जो आजकल आईजीएल के नाम से, जी ये बिजली के बिल के नाम से भी फोन आते हैं कि आपका ये पेमेंट नहीं हुई, आपका कनेक्शन कट जाएगा। जी जब आपको पता है कि हमने पेमेंट कर रखी है, आप किसी भी इस तरह की कॉल के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जी तो आपके पास अगर आप आ भी गया है फोन और आपसे बात भी कर रहा है, तो आप उसको फोन को काट सकते हैं और दोबारा मत उठाइए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कहीं आप ट्रैप हो भी गए, वो आपको आगे बात कर रहा है, तो आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कहीं ऐसी नौबत भी आ गई, आप डर के जो है बैंक चले गए पैसा निकाल लें, तो आप बैंक वालों को भी बता सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो जी मुझे कैसे बचना है। यानी अगर आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करेंगे तो जी आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और फिर सब कुछ अपना लुटा देंगे। तो इसलिए सतर्क रहिए, किसी भी लालच में मत पड़िए। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लालच वाली एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल होती हैं, जी लेकिन हमारे को सोचना है कि भाई ये इतना सस्ता और इस तरह से ये जो स्कीम है क्यों आ रही है। जी अगर हम उसमें लालच में नहीं फंसेंगे तो हम सुरक्षित हैं। जी सर, लालच में तो फंसना नहीं चाहिए, लेकिन घूम फिर के आदमी क्या करता है, लालच में फंसता ही है। और देखा भी गया है कई बार कि लालच में फंसने के कारण ही होता है। खास करके मैं ईपीएफओ की बात ही करूं तो ईपीएफओ में आपके मान लीजिए लंबी नौकरी की है तो आपका अच्छा खासा रकम जमा है, लेकिन लालच में क्या करते हैं लोग, वहाँ भी मैंने कई लोगों को जानता भी हूँ जो लालच में जल्दी जल्दी पैसा निकालते हैं ताकि मेरा कहीं और नहीं ले रहा तो वहाँ से निकाल ले। आपने एक शो में कहा भी था कि अगर आप बार बार ईपीएफओ से पैसा निकाल रहे हैं तो आप अपने आप का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, बिना अगर कोई इमरजेंसी फंड के निकाल रहे हैं तो सर उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे पब्लिक को, क्योंकि हमारा मकसद ये है लोगों को जागरूक करना। और चूंकि ईपीएफओ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, उससे बड़ा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। अगर आपने लंबे समय 15 साल 20 साल 50 साल छोड़ा तो आपको शेयर मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा सर इसको आप समझाएंगे। देखिए, है क्या है कि ईपीएफओ का जो आपका पैसा है जी वो एक तो सुरक्षित है, जी अच्छा रिटर्न है, और आपके रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है। जी तो उसको आप छोटे छोटे खर्चों के लिए या अनअवॉइडेबल खर्चों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आपको अगर कोई ऐसा जरूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते जी हैं, शॉर्ट टर्म किसी चीज के लिए ले सकते हैं। वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ से पैसा निकाल लिया, दोबारा पैसा नहीं डाल सकते, तो आपको मल्टीपल उसका नुकसान होगा। जो इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो आप उसका नुकसान करते हैं। तो जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, चाहे शादी का हो या एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो, इन कारणों से अलावा कोई भी कारण हो, तो आप अपने इस पीएफ के पैसों को मत छेड़िए, क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट के लिए जो है एक सुरक्षित आपका निवेश है। जी, वो कहते हैं ना सर कि आपके बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन बुढ़ापे की लाठी आप तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें आप पैसा रहने देंगे। बार बार निकाल लेंगे तो आपने बुढ़ापे की लाठी खुद ही तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए ईपीएफओ ने जब किया था अपडेट, मतलब जो निकासी के नियम बदले थे, उसमें उन्होंने बाइफरकेट करके बताया था कि किस किस मद में कितना कितना पैसा मिल सकता है। लेकिन पब्लिक क्या है, कोविड के बाद से ये चलन ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ तक मैंने कई रिपोर्ट्स में भी देखा है कि कोविड में जब सरकार ने अलाउ किया कि क्योंकि इमरजेंसी थी, दैट इज़ मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें लोगों ने धड़ाधड़ पैसे निकालने शुरू किए। वहां से कई लोगों की ऐसी आदत बन गई कि घर में कुछ भी छोटा सा काम हो, किसी से उधार क्यों लेना है भाई, ईपीएफओ से पैसा निकाल लो। तो ऐसे लोगों को मैं खुद बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारा भी मकसद यही रहता है, इसलिए हम एक्सपर्ट बिठा के समझाते हैं। तो सर इसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप, जैसे आप कह रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट हो गया या कोई जी आपके साथ फ्रॉड हो गया या कुछ भी है, तो तुरंत जो है आप 1930 पे कॉल कीजिए। जी वहां आपकी कॉल रजिस्टर्ड होगी। और दूसरा, इमीडिएट बैंक को आप बताइए। जी और कोई भी बैंक का अगर ऐप यूज करते हैं तो उस ऐप के थ्रू आप अपना एटीएम कार्ड को लॉक कर सकते हैं, पेमेंट की लिमिट को लॉक कर सकते हैं। और समय समय पर अपने खाते को देखते रहिए कि आपका जो खाता है उसमें से कुछ एडिशनल ना आ रहा हो ना जा रहा हो, यानी आपका जो पैसा है वही उसमें क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जी हम खाते को समय समय पर देखते रहें तो हम सुरक्षित और रहेंगे।
जी सर। जी सर, तरीके तो बहुत सारे हैं। अब ये होता है कि आप उस तरीकों को कैसे देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और चाहे ईपीएफओ हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, मतलब जो भी जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपकी जेब से जुड़ी है, वहाँ सरकार खुद ट्विटर पे कैंपेन चलाती है, बहुत सारे कैंपेन चलाती है, रेडियो में एड्स हैं, टीवी पे एड्स हैं, कई बड़े बड़े एक्टर्स वो ऐड को करते हैं। तो आपको जागरूक तो खुद ही रहना पड़ेगा। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को समय देने के लिए और इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके व्यूअर्स को उम्मीद है कि ये आसान भाषा में बात समझ आई होगी। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद नमस्कार। सर। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि चाहे ईपीएफओ हो, आरबीआई हो, कोई भी फाइनेंशियल, जहाँ से भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता हो, क्योंकि डिजिटल तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब फ्रॉड के तरीके भी बदल रहे हैं। तो आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा। और बची बात ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ ने कई सुविधाएं पेश कर दी हैं जिसका आप लाभ उठाएंगे तो ना आपको किसी बाबू के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना आपको किसी को पैसे देने की जरूरत है, और आपका पैसा आपका सुरक्षित भी रहेगा और रिटर्न भी मिलेगा। तो ऐसी ही ज़रूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।